स्टार्ट। तो आज हम सेकंड MBBS स्टूडेंट्स के प्रीलिम एग्जामिनेशन के बाद जब उन लोगों ने आंसर शीट्स देखी तो उसके बाद थोड़े क्वेश्चंस जो उसके दिमाग में अराइज हुए हैं उसका हम डिस्कशन करेंगे। ठीक, आप बोलिए, आपके क्या क्वेश्चन है? सर, क्लिनिकल केसेस में मोस्टली ये पूछते हैं कि कोई दवा पूछी उसके बाद पूछते हैं कि ये दवा यूज करने के फार्माकोलॉजिकल बेसिस क्या है। तो सर एग्जैक्टली फार्माकोलॉजिकल बेसिस मतलब हमें लिखना क्या है उसमें? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। फार्माकोलॉजिकल बेसिस के बारे में आपको ये लिखना है कि हाउ दैट ड्रग, से फॉर एग्जांपल फार्माकोलॉजिकल बेसिस ऑफ फ्यूरोसेमाइड इन एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, जैसे एक क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो आपको एग्जैक्टली एक्यूट पल्मोनरी एडिमा में फ्यूरोसेमाइड कैसे हेल्पफुल है, which pharmacological action of the drug is responsible for treatment of that disease। ड्रग की ऐसी कौन सी फार्मेकोलॉजिकल एक्शन है जो उस ट्रीटमेंट में इफेक्टिव है। जैसे आपको कहेंगे साल्ब्यूटामोल, फार्मेकोलॉजिकल बेसिस ऑफ साल्ब्यूटामोल इन एक्यूट एटेक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। तो एक्यूट एटेक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा में आपका एम क्या है? ब्रोंकोडायलेटेशन। साल्ब्यूटामोल क्या है? बीटा 2 एगोनिस्ट। बीटा 2 को एगोनिस्ट करती है, ब्रोंकोडायलेटेशन करती है और अस्थमा का एक्यूट एटेक रिलीव होगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको 1 मार्क में आ सकता है, 2 मार्क में आ सकता है और शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। 1 या 2 मार्क में आएगा तो आपको इतना ही लिखना है, पर अगर ये आपको शॉर्ट नोट में आ रहा है तो कैसे लिखना है, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर शॉर्ट नोट में आ रहा है तो पहले 1 से 2 लाइन उस डिसीज के बारे में, ठीक है, उसके बाद उस डिसीज का क्या प्रॉब्लम है और आपके ऑब्जेक्टिव क्या है। और वो जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि एक्यूट एटेक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको इमीडिएट रिलीफ करनी है, ब्रोंकोडायलेटेशन करना है। वो कैसे होगा, उसमें ड्रग का क्या रोल है, और उसके बाद ड्रग इफेक्टिव कितनी है, ड्रग फर्स्ट चॉइस है कि उसके साथ कोई और ड्रग की देनी पड़ेगी, और ड्रग को कौन सी डोज में आप दोगे, और ड्रग की क्या एडीआर होगी, ये सब कुछ शॉर्ट नोट में लिखना है। क्लियर? तो फार्माकोलॉजिकल बेसिस का क्वेश्चन आई थिंक क्लियर, 1 मार्क, 2 मार्क और शॉर्ट नोट, ठीक है। अब देखो 2 चीजें आपको एक ध्यान रखनी है, 2 चीज आएगी, एक तो आएगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और दूसरा आएगा फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब फार्माकोलॉजिकल बेसिस में आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन ही लिखनी है, वो एक्शन कौन से मैकेनिज्म से होती है वो नहीं लिखनी है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में काफी बार आता है कि डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कई बार आता है डिस्क्राइब फार्माकोलॉजिकल एक्शन, दोनों अलग बात है, ठीक है। और क्वेश्चन सर, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, शॉर्ट नोट था, नॉन सेडेटिव सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिक एजेंट के ऊपर, तो उसमें क्या लिखने का मतलब? नॉन सीडेटिंग सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिक एजेंट्स। तो सबसे पहले तो आपको उस सभी ड्रग्स के जो उस ग्रुप में आ रहे हैं वो सभी ड्रग्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपको दिखा रहा है कि नॉन सीडेटिंग सेकंड जनरेशन। तो ये जो नॉन सेकंड जनरेशन मोस्टली नॉन सीडेटिंग ही है, तो सेकंड जनरेशन के क्या क्या एडवांटेजेस है फर्स्ट जनरेशन के ऊपर, ठीक है, आपको वो सभी एडवांटेजेस लिखने हैं। उस बेसिस पे सेकंड जनरेशन जो एजेंट्स है वो कहां पे कौन कौन सी फार्माकोलॉजिकल एक्शंस है उसकी वो लिखनी है। एंटी एलर्जिक जो स्पेसिफिक एंटी एलर्जिक मैकेनिज्म है वो लिखनी है, एक्शन लिखनी है। उसके बाद उस एक्शन की बेस से आप उसको कहां पे यूज कर सकते हो वो लिखना है। और कोई स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट हो तो आप वो भी लिख सकते हो, और जैसे कि ये लाइफ थ्रेटनिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन है उसका, ठीक है, क्यूटी प्रोलोगेशन, तो वो भी लिख सकते हो। कोई 1 या 2 ड्रग बैंड हो गई है तो वो भी लिख सकते हो। ये हो गया शॉर्ट नोट के लिए काफी, ठीक। एक ड्रग को एक्सप्लेन नहीं करने, नहीं, नेवर। देखो 2 चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने ये खास नोट डाउन कर लो। 2 चीजें हैं, अगर आपको कोई पूछ रहा है जैसे पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर शॉर्ट नोट में आ रहा है और दूसरा ओमिप्रेजोल शॉर्ट नोट में आ रहा है, तो आप कहोगे कि सर ये तो दोनों सेम ही है। नहीं, सेम नहीं है।
दूसरी शॉर्ट नोट है इंडिविजुअल ड्रग, ठीक है। तो इंडिविजुअल ड्रग अगर शॉर्ट नोट आएगी तो उसमें क्या क्या लिखना है, वो कौन से ग्रुप की है, उसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उसकी कौन सी फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस है, कोई इंपॉर्टेंट फार्मेकोकाइनेटिक पॉइंट हो तो वो, उसके थेराप्यूटिक यूज। अब जब भी आप थेराप्यूटिक यूज भी लिख रहे हो तो स्पेसिफिकली लिखो कि ये एज ए फर्स्ट चॉइस है, जैसे जीआरडी लिख दिया तो एज ए ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। फिर एज ए इन ए कंपोनेंट ऑफ द ट्रिपल ड्रग रेजिम ऑफ एच पाइलोरी, और उसकी स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट और डोज। तो ये हो गया ड्रग। पर अगर ड्रग ग्रुप पूछा जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, तो उसको कैसे लिखोगे? तो उसमें पहले तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में कौन कौन सी ड्रग्स आ रही है वो सभी ड्रग्स लिख दो। फिर अगर ग्रुप है तो ग्रुप की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम रहेगा, ठीक है। तो आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पीपीआई लिखना है, फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस भी सेम रहेगी, थेराप्यूटिक यूजेस भी सेम रहेंगे, एडीआर भी सेम रहेगी। पर अभी आपको इसमें एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी जो ओमिप्राजोल में नहीं की, कि कोई ड्रग की स्पेसिफिक एक्शन है, जैसे राबिप्रेजोल है तो वेरी रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है, पेंटोप्रेजोल है उसको आईवी भी दे सकते हैं, इस ड्रग को ऐसे दे सकते हैं। सो जो 3-4 उस ग्रुप की इंपॉर्टेंट ड्रग्स है उसकी कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको उसमें लिखनी है। हो गया ये क्लियर? ठीक है। जैसे ऐसा दूसरा भी हो सकता है, देखो हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड और थायाजाइड डायबिटिक्स, फ्यूरोसेमाइड लूप डायबिटिक्स, साल्ब्यूटामोल बीटा 2 एगोनिस्ट, ठीक है, पायोग्लिटाजोन इंसुलिन सेंसिटाइजर्स। हाँ सर, ये ड्रग थेरेपी ऑफ हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी उसी तरह ना जो अभी आपने बताया। देखो ड्रग थेरापी ऑफ हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है यानी फार्मेकोथेरेपी एक ही बात हुई, तो 1 से 2 लाइन आप ये पॉइंट लिख लो, 1 से 2 लाइन अबाउट दैट डिसीज ये आपको लिखना है। फिर दूसरा आपको ये लिखना है कि ये जो आपका प्रॉब्लम है उसको आप ट्रीट करने के आपके ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव है कि भाई प्रेगनेंसी में हमें ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करना है, नॉर्मल लेवल पर लाना है, फिर उसको ऐसे मेंटेन करना है, और हाइपरटेंशन की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो वो हमें देखना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये लिखना है कि कौन कौन से ड्रग ग्रुप्स इफेक्टिव होंगे। जैसे इसमें आपको सबसे पहले लिखना है सेंट्रली एक्टिंग जो अल्फा एगोनिस्ट है अल्फा मिथाइल डोपा, उसके बाद कंबाइंड अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, लेबेडोलोल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये ड्रग ग्रुप है वो इफेक्टिव है। उसके बाद जो ड्रग ऑफ चॉइस वाला ग्रुप है और उसके बाद उसके ऑल्टरनेटिव ग्रुप है, ये आपको 1 या 2 ग्रुप जो है वो सिलेक्ट करने हैं, मैक्सिमम 3 ग्रुप, ठीक है। और उस ग्रुप के बारे में आपको ये लिखना है कि वो कैसे हाइपरटेंशन को रिड्यूस कर रहा है, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर रहा है, उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, ठीक है। उसके बाद उसको कौन से डोज में देते हैं और उसकी कौन सी एडीआर होती है, ये 4 बातें ऐसे सभी ड्रग ग्रुप में, ठीक है। और लास्ट में कि भाई प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन है तो ये प्रिफर्ड ड्रग ग्रुप है, दूसरा ये ऑल्टरनेटिव है, तीसरा ये सेकंड लाइन है। दैट्स ऑल, ठीक है। तो कौन कौन सी 4 बात हुई आप रिपीट करो। फार्मेकोथेरेपी कोई भी डिसीज की होगी तो क्या क्या 4 बातें लिखेंगे हम। सबसे पहले तो अबाउट द डिसीज के बारे में बताएंगे, फिर सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रीटमेंट के अंदर, फिर थर्ड कौन कौन सी ग्रुप उसमें इफेक्टिव है ड्रग्स, फिर फोर्थ अपनी जो भी डीओसी है जो हमने सिलेक्ट करी तो उसका डोज क्या है, उसका रूट क्या है, उसको कैसे यूज करेंगे, उसकी कौन सी फार्मेकोलॉजिकल एक्शन है जो उसकी कौन सी फार्मेकोलॉजिकल एक्शन है जो उस डिसीज में इफेक्टिव है, दूसरा उस ड्रग की इफेक्टिवनेस सबसे ज्यादा है या थोड़ी कम है, कोई एडिशनल ड्रग देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी, फिर वो ड्रग सेफ है नहीं है, उसका थेराप्यूटिक स्टेटस और उसका डोज, और लास्ट में जो भी प्रेफर्ड अल्टरनेटिव है सेकंड। ये डोजेस
हाँ बोलो बोलो जितना भी है। हाँ सर, ये डोजेज रेजिम का यस, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लो। डोजेज रेजिम। देखो डोजेज रेजिम में क्या क्या आएगा, उसका डोज, फिर उसका रूट, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड लास्टली ड्यूरेशन ऑफ थेरापी। सो डोज, रूट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ थेरापी, ये 4 चीजें आएगी। ठीक है, क्लियर? सिर्फ डोज लिख के, जैसे इसमें आपका है साल्ब्यूटामोल का, तो आपको लिखना है 100 माइक्रोग्राम पर पफ थ्रू मीटर्ड डोज इनहेलर once 1 puff or 2 puff as and when acute as and when at the time of the acute attack। ठीक है, ट्रीटमेंट रेजिमेंट भी वही हुआ ना? वही डोजेज रेजिमेन, वही ट्रीटमेंट रेजिमेन। एजोल एंटीफंगल्स, वो भी पूरे ऐसे। देखो एजोल एंटीफंगल्स, तो ये पूरा ग्रुप आ गया। तो जैसे मैंने ग्रुप का कहा था वही आपको सब कुछ लिखना है। ठीक है, जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहा था, ये क्लियर कट जा रहा है। देखो एजोल एंटीफंगल और कीटोकोनाजोल, ऐसे ही प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है नोमिप्रेजोल, रेनिटिनिन एंड H2 एंटागोनिस्ट। ठीक है, ग्रुप का थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि आप इंडिविजुअल ड्रग के बारे में आपको नहीं लिखना है ज्यादा, उसकी कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ही लिखनी है। ये क्लियर? ठीक है सर। फिर ये प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन कितने मार्क्स में है? 6 मार्क में। ठीक है, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन क्या है? एनेस्थेसिया के पहले कौन कौन सी मेडिकेशंस देते हैं? ठीक है, जैसे अब क्या क्या दे रहे हो एनेस्थेसिया से पहले? एंटीकोलिनर्जिक्स, आप एट्रोपिन दे रहे हो, उसके बाद आप क्या दे रहे हो? एंजाइटी के लिए दे रहे हो डायज़ेपाम दे रहे हो, उसके बाद आप क्या दे रहे हो? एंटी इमेटिक ड्रग्स दे रहे हो। ठीक है, प्रोकाइनेटिक एंटी इमेटिक ड्रग्स दे रहे हो और एनाल्जेसिक ड्रग्स दे रहे हो। ठीक है, और एसिडिटी रिड्यूस करने के लिए भी ड्रग दे रहे हो। अब आपको सभी पहले तो ड्रग या ड्रग ग्रुप्स लिखने हैं, उसके बाद ये आपने लिख दिया। सबसे पहले तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन क्या है? एनेस्थेसिया से पहले हम जो भी ड्रग देते हैं उसको प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन कहते हैं। क्यों देना है? रेशनल है, टू मेक द एनेस्थेसिया सेफर, स्मूथर एंड मोर एग्रीएबल टू द पेशेंट। अब सबसे पहले क्या लिखना है? एट्रोपिन ही लिखना है। क्यों है? क्योंकि आप लोगों के एंटी सिक्रीटरी, तो सिक्रीशन कम करेगा। नहीं, वो बात सही है, एंटी सिक्रीटरी है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द एनेस्थेटिक एजेंट सिक्रीशंस को बढ़ाते हैं, इरिटेंट होते हैं, ऐसे एंटी सिक्रीटरी वो इफेक्टिव है। पर जो न्यूअर एनेस्थेटिक एजेंट्स है उसमें तो वो इरिटेबल है नहीं, सिक्रीशन बढ़ाते नहीं है, फिर भी हम एट्रोपिन देते हैं। क्यों? टू प्रिवेंट द वासोवेगल शॉक। ठीक है, सो एट्रोपिन 0.6 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलरली हाफ एन आवर बिफोर ऑपरेटिव प्रोसीजर, वो तो देना ही देना है। एट्रोपिन का ऑल्टरनेटिव ग्लाइकोपाइरोलेट, वो उससे बेटर है। अगर आप लिख सकते हो क्या एडवांटेज है, उसके क्रेडिट मार्क मिलेंगे। उसके बाद आप दे रहे हो बेंजोडाइजेपिन, रीजन क्या है? एंजाइटी कम करने के लिए। कौन सी ड्रग दे रहे हो, कितने डोज में दे रहे हो? एंटीमेटिक ये ड्रग दे रहे हो, ये पर्पस के लिए दे रहे हो। एनाल्जेसिक्स ये पर्पस के लिए दे रहे हो। दिस इज ऑल अबाउट प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें सीक्वेंसिंग भी इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज कि आपने सब कुछ लिख दिया प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में, ठीक है, एनाल्जेसिक लिख दिया, एंटीएमेटिक लिख दिया, एंटी एसिडिटी आपने एजेंट लिख दिया, हिप्नोटिक लिख दिया, पर आपने एट्रोपिन नहीं लिखा, तो आपको मोर देन 50% से ज्यादा मार्क आपके चले जाएंगे, क्योंकि एट्रोपिन के बगैर तो कोई ऑपरेटिव प्रोसीजर हो ही नहीं सकती, एट्रोपिन या ग्लाइकोपाइरोलेट। तो ये समझ के आपको लिखना है। आप एंटीएमेटिक शायद या एंटी एसिडिटी भूल जाओगे, एक आध मार्क कम होगा, पर ऐसे नहीं होगा।
सर सनस्क्रीन एजेंट 6 मार्क्स में आया था, उसमें क्या है? सनस्क्रीन एजेंट्स में कौन कौन से सनस्क्रीन एजेंट्स हैं, फिर वो सनस्क्रीन एजेंट्स कैसे काम करते हैं, उसका क्या मैकेनिज्म है, ठीक, फिर उसको ऑब्वियसली टू प्रोटेक्ट द स्किन, उसके लिए उसको यूज करते हैं। उसके बाद उसको मेथड ऑफ एप्लीकेशन वो लिखना है और उसके स्पेसिफिक जो एडीआर है वो लिखनी है। सबसे ज्यादा इसमें दिक्कत यही हो रही है सनस्क्रीन एजेंट में कि आपको नाम याद रहते नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसे जो है तो उसको आप क्या कीजिए कि जो ड्रग्स के नाम है वो आपके रूम में आप कहीं भी ऐसे चिपका दीजिए सनस्क्रीन एजेंट। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होता है, बाकी तो आप लिख लोगे, यही चीजें लिखनी है। नाम लिखोगे उसके 1 से 2 मार्क मिलेंगे, वो कैसे काम करते हैं उसका जो फार्माकोलॉजिकल बेसिस है उसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, उसकी क्या एडवर्स रिएक्शंस है उसके 1 मार्क मिलेंगे और उसकी मेथड ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है, उसके आपको 1 मार्क मिलेंगे। इस टाइप से होता है। सर ये केस आया था एंटी माइक्रोबियल एजेंट का, उसमें सुपर इन्फेक्शन का केस था, तो उसमें पूछा था कि मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सुपर इन्फेक्शन, जस्टिफाई योर आंसर। ये जो केस है ना सुडोमोनास कोलाइटिस वाला, कौन से नंबर का? सर ये सेकंड वाला जो है ना, तो ये सुपर इन्फेक्शन वाला केस था, ठीक है। सो व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन फॉर द सुपर इन्फेक्शन इन द गिवन केस। तो एक तो आप यहाँ पे लिख दिया कि पेशेंट डायबिटिक है, ठीक है, फिर ओल्ड एज है, तो ओल्ड एज है डायबिटिक है, ठीक है, और उसके बाद आपने उसको दी है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन दे दी, ठीक है। तो सुपर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से सुपर इन्फेक्शन होता है और ये भी एल्डरली है और फिर डायबिटिक भी है, तो सुपर इन्फेक्शन के प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है और उसमें एक और फैक्टर आपने बढ़ा दिया टेट्रासाइक्लिन देके। तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन, तो ये तो आपको मिल गया कि ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन है, उसमें आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दिया, उसके वजह से सुपर इन्फेक्शन हुआ। एंड लिस्ट द फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स रिस्पांसिबल फॉर सुपर इन्फेक्शन। अब सुपर इन्फेक्शन के बहुत सारे कॉजेज है, पर आपको क्या पूछा है फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स, तो आपको सभी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंटीमाइक्रोबियल एजेंट रिस्पांसिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सुपर इन्फेक्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या है कैरेक्टरिस्टिक, कि वो एंटीमाइक्रोबियल ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए और जस्टिफाई और आंसर, क्योंकि अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगा तो वो पूरे सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा, जो भी नॉन पैथोजेनिक है उसको भी किल कर देगा। तो हमारे जो नॉर्मल कमेंसल फ्लोरा है वो भी किल हो जाएंगे। तो जो कंपटीशन होती है बिटवीन द कमेंसल नॉन पैथोजेनिक एंड पैथोजेनिक, वो कंपटीशन जो है वो चली जाएगी। तो अगर बाहर से कोई नॉन पैथोजेनिक या माइल्ड पैथोजेनिक भी आ रहा है तो उससे भी इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये दूसरी बात है कि सुपर इन्फेक्शन जो है, जस्ट समझने के लिए, सुपर इन्फेक्शन सिर्फ जीआई ट्रैक्ट में नहीं होता, ओरल कैविटी में भी होता है, स्किन में भी होता है, वजाइना में भी होता है। दीस आर द डिफरेंट साइट्स, ठीक। उसके ऊपर का जो क्वेश्चन है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, उसमें सी वाले में आंसर क्या आना चाहिए, व्हिच एजेंट शुड बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर सिम्प्टोमेटिक रिलीफ। हाँ, तो पहले आप ये देखो कि वो क्या है, 50 इयर्स ओल्ड वुमेन है, ठीक है, उसको कंप्लेंट्स है रिलेटेड टू द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और पहले भी हो चुका है, सो रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ठीक है। आपका क्वेश्चन है उसमें सिम्प्टोमेटिक रिलीफ। अब सिम्प्टोमेटिक रिलीफ में एक तो आपको जैसे जितना भी आप यूरिन को अल्कलाइन करोगे तो जो बर्निंग का सेंसेशन है वो भी थोड़ा कम होगा, दैट इज वन। एंड द सेकंड इज देयर आर यूरिनरी एनाल्जेसिक्स, ठीक है, वो आपको देने हैं, ठीक है। सो एक तो ये अल्कलाइन, यू हैव टू डू द अल्कलाइनाइजेशन ऑफ द यूरिन, दैट इज वन। दूसरा यूरिनरी एनाल्जेसिक, दैट इज 2, एंड थर्ड प्लेंटी ऑफ वाटर। 3 चीजें आएंगी। पढ़ोगे तो उसमें लास्ट में किसी भी टेक्स्ट बुक्स में
लास्ट में यूरिनरी एनाल्जेसिक्स करके है। फिनेसोपाइलिटी। हाँ, तो वो आपको लिखना है कि वो देना है आपको, तो सिम्प्टोमेटिक रिलीफ हो। मेनली तो सिम्प्टोमेटिक रिलीफ क्या होती है आपको? बर्निंग मिक्चुरेशन मेनली, ठीक है, बर्निंग मिक्चुरेशन एंड पेन, उससे फायदा होगा। यस, हाँ, यस, वेरी गुड। इस पेशेंट में फीवर है तो आपको पैरासीटामोल, ठीक है, 650 मिलीग्राम इनिशियली आप दिन में 3 बार दो, एंड देन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। बट सर ये हाँ एक डाउट था सर, टाइफाइड फीवर जो होता है ना उसमें डीओसी, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या थर्ड जनरेशन की सेफ्ट्राइक्सोन? देखो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन है कि नहीं है? ये ना सर ये थर्ड वन, ठीक है, ओके। 35 years old male consulted the physician, the complaint of this and laboratory typhoid fever. अब देखो एंटीज द एंटीमाइक्रोबियल एजेंट इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ अबव कंडीशन, ठीक है। तो इसमें देखो आपका जो क्वेश्चन है उसके ऊपर हम जाते हैं कि अभी बहुत सारे, सबसे पहले क्लोरामफेनिकोल आया, उसका रेजिस्टेंस हो गया, एकोट्रामेथाजोल रेजिस्टेंस, एम्पिजिलिन रेजिस्टेंस, ठीक है, फिर आई फ्लोरोक्विनोलोन, अब और उसके बाद आई थर्ड जनरेशन सिपेरोस्पोरिन। अब फ्लोरोक्विनोलोन में काफी बार रेजिस्टेंस आने लगा है, पर ऐसा नहीं है कि फ्लोरोक्विनोलोन अब रेजिस्टेंट ही है, ठीक है। तो आइडियली आपको पहले फ्लोरोक्विनोलोन देनी है, और काफी सारे केस ऐसे होते हैं जिसको कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड फीवर। तो अगर ये इफेक्टिव नहीं हो रही है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, देन यू हैव टू गो फॉर सेफ्ट्रिएक्सोन। रेशनल थेरेपी ये है, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछता है कि भाई टाइफाइड फीवर में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, तो आप दोनों में से कोई भी बोलोगे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, सेफ्ट्रिएक्सोन, योर आंसर विल बी करेक्ट। बट अगर आपको कोई पूछ रहा है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड फीवर, तो वो आपको पूछ रहा है कि भाई इस पेशेंट को सिप्रोफ्लॉक्सासिन का भी रेजिस्टेंस है, तो आपको क्या लिखना है? सेफ्ट्रिएक्सोन। सर ये वाला जो केस है, हाँ वही है ना? नहीं है, दूसरा हाँ। लेवल। हाँ, क्या सर ये जो थर्ड वाला है ना, क्वेश्चन 6 में, नहीं, क्वेश्चन 2 में सेकंड का सी, ये जो सेकंड का जो सी है ना, ये वाला सेक्शन पेरेंट्स, हाँ पेरेंट्स। okay, parent of a 7-year-old male complained at the time of child activity, okay, when petit mal epilepsy है, ठीक है। इसमें आपका क्या क्वेश्चन है? ये नहीं नहीं, अब ये ले ही लिया है तो हम देख लेते हैं कि enumerate the drugs used for management of this case। तो आपको इथोसक्सीमाइड है, सोडियम वालप्रोइड है, ये 2 ड्रग जो है वो इफेक्टिव है। अब आप कौन सी ड्रग लोगे? देखो ये क्लिनिकली इट इज डिफिकल्ट। यहाँ पे रूम पे बैठ के बोलना बहुत अच्छी बात है कि चलो इस टाइप के तो इसको एब्सेंस कहेंगे, इसको ग्रांड, पर ऐसे ऑब्वियस नहीं होता। इसके वजह से नाउ द ड्रग ऑफ चॉइस इज सोडियम वालप्रोइड, क्योंकि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ठीक है। उसका एक ही प्रॉब्लम होता है टीरेटोजेनिसिटी, तो इसमें तो ये कोई इश्यू ही नहीं है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट और वो तो सभी है रूटीन, ठीक है। आप क्या कह रहे थे? वही मेरा तो सेक्शन 2 का थर्ड जो था ना, ये हाइपरटेंशन वाला, 45 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट कंसल्ट। हाँ, ठीक है। अब देखिए उसको पहली बार से ये कंप्लेंट हो रही है और उसको स्टेज 1 एसेंशियल हाइपरटेंशन है, ठीक है। तो एन्यूमरेट द ड्रग यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द अबव कंडीशन। आपको इसमें क्वेश्चन है तो उसमें क्या क्या ड्रग आएगी? एसी इनहिबिटर्स दे सकते हो, 81 ड्रग ग्रुप लिखते हैं, एसी इनहिबिटर्स, 81 एंटागोनिस्ट आप दे सकते हो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आप दे सकते हो, और उसके पहले थायराइड डायबिटिक्स आप दे सकते हो। अब अकॉर्डिंग टू जेएनसी 8 गाइडलाइन, अब बीटा ब्लॉकर जो है वो सेकंड और थर्ड लाइन पे जा रही है, ठीक है, क्योंकि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इफेक्ट है। तो ये आपको ग्रुप मिल गया, और ग्रुप में आप 2-2, 3-3 ड्रग्स लिख सकते हो। Which drug you will select for the management of the above case along with the dosage regime? इसमें आप कोई भी लिखोगे, देखो स्टेज 1 है तो एक तो सिंगल ड्रग चाहिए, और देखो अगर यहाँ पे डायबिटीज होता तो हम चले जाते एसी इनहिबिटर पे या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है, तो हमारी थायराइड डायबिटीज जो है वो निकल जाती। पर ऐसा कुछ नहीं है,
तो आप या थायराइड लिख सकते हो, या एसी इनहिबिटर लिख सकते हो, या आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी लिख सकते हो, ठीक है। और जो भी लिखो उसकी डोजेज रेजिम लिखनी है, एंड मेंशन द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द सिलेक्टेड एजेंट, जो भी एजेंट लिखो उसकी एडवर्स इफेक्ट लिखनी है, एंड विच नॉन फार्माकोलॉजिकल इंस्ट्रक्शन। अब जब ये आपको एज ए प्रिस्क्रिप्शन में भी जब पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चंस, तो आपको नॉन फार्माकोलॉजिकल एडवाइस लास्ट में लिखनी है। मैं थोड़ा और बता रहा हूँ आपको, प्रिस्क्रिप्शन में आए तो अगर यही आपको आए कि प्रिस्क्राइब अ सिंगल ड्रग थेरेपी फॉर ए न्यूली डायग्नोस्ड केस ऑफ स्टेज 1 हाइपरटेंशन, आपने लिख दिया सुपरस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन सब कुछ, टेबलेट हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड 12.5 मिलीग्राम, 1 tablet to be taken daily in the morning with breakfast, fine, but non pharmacological advice जैसे salt restricted diet, फिर physical activity और exercise at least 5 days per week, then third minimum 30 minutes होनी चाहिए, उसके बाद relaxation, yoga and all that, okay, so ये सभी non pharmacological advice है। and potassium rich food, salt को कम करना है पर पोटेशियम को बढ़ाना है, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हैबिट्स, स्मोकिंग एंड ऑल दैट, उसको आपको कंट्रोल करना है। खत्म। सो थैंक यू। ये सभी हमारे क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन पेपर्स के स्टूडेंट्स ने पूछे और हमने जितना हो सके उतना आंसर देने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।